स्वागत है बच्चों हिंदी अनिवार्य की कक्षा में। बच्चों आज हम हिंदी अनिवार्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख काव्य संग्रह के नाम बताइए। इनके संग्रह है मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और मिलन यामिनी। प्रश्न नंबर 3, बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई? इसका उत्तर है 4 भागों में और इसके 4 भाग हैं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। प्रश्न नंबर 4, बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? इसका उत्तर है 10। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय और निशा निमंत्रण कविता की जो रचयिता है वो कौन है? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका उत्तर है निशा निमंत्रण। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? स्नेह रूपी मदिरा अर्थात रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 8, निशा निमंत्रण कविता की विषय वस्तु क्या है? इसका उत्तर है, इस गीत में किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पदों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद बताइए। इसका उत्तर है, आत्म परिचय कविता हमें अपनी अस्मिता, पहचान और अपने परिवेश से अवगत कराती है और यह हमें प्रेरणा देती है कि हमें जीवन की समस्याओं से जूझते हुए भी जीवन में स्नेह और प्रेम की धारा अनवरत रूप से बहानी चाहिए। सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्ती से जीवन जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, पतंग कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है सन 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में। प्रश्न नंबर 12, आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है दुनिया रोज बनती है। प्रश्न नंबर 13, इनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई? इसका उत्तर है जनता का आदमी 1972। प्रश्न नंबर 14, इनके प्रमुख काव्य संग्रह अर्थात आलोक धनवा के प्रमुख काव्य संग्रह। इनके काव्य संग्रह हैं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और दुनिया रोज बनती है। प्रश्न नंबर 15, पतंग कविता आलोक धनवा की किस संग्रह से ली गई है? इसका उत्तर है दुनिया रोज बनती है। यह एक लंबी कविता है जिसका तीसरे भाग को आपकी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 16, पतंग कविता का प्रतिपाद बताइए। इसका उत्तर है, शरद ऋतु में धरती एवं आकाश स्वच्छ हो जाते हैं, ऐसे में पतंग उड़ाते बच्चों का उल्लास एवं उत्साह देखने लायक हो जाता है। इस तरह प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद ऋतु सौंदर्य के साथ साथ बाल मन की उत्साह उल्लास का भी चित्रण करना है। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु का सवेरा कैसा आता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अपने नए साइकिल से पुल को पार करते हुए, घंटी बजाते हुए और पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारे करते हुए शरद ऋतु का सवेरा आता है। प्रश्न नंबर 18, शरद ऋतु की सवेरे की उपमा किससे दी गई है? इसका उत्तर है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। प्रश्न नंबर 19, दुनिया का सबसे हल्का, रंगीन, पतला कागज, पतली कमानी उड़ सके, यह शब्द या ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर है पतंग। प्रश्न नंबर 20, कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 21, कुंवर नारायण की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है चक्रव्यूह, यह उन्होंने 1956 में लिखी, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। प्रश्न नंबर 22, आकारों के आसपास कहानी संग्रह की रचयिता कौन है? इसका उत्तर है आलोक धनवा। प्रश्न नंबर 23, आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है? इसका उत्तर है आलोक धनवा। प्रश्न नंबर 24, कुंवर नारायण को मिलने वाले पुरस्कार कौन से हैं?
इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न नंबर 24, कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब से की? इसका उत्तर हम लिखेंगे सन 1950 में। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने यह कविता कुंवर जी की कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? इसका उत्तर है इन दिनों। प्रश्न नंबर 26, बात सीधी थी, यह कविता कुंवर नारायण की कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? इसका उत्तर है कोई दूसरा नहीं। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 28, रघुवीर सहाय के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। प्रश्न नंबर 29 है, रघुवीर सहाय का संबंध कौन से सप्तक से है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अज्ञे जी का द्वारा जो संपादित दूसरा सप्तक है उसका संबंध रघुवीर सहाय से है और ये दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 30, रघुवीर सहाय जी का निधन कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे 1990 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? इसका उत्तर है लोग भूल गए हैं। प्रश्न नंबर 32, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का प्रतिपाद क्या है? प्रतिपाद पूछें, उद्देश्य पूछें या मूल संवेदना? इन तीनों का उत्तर ये है कि शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 13 नवंबर 1917 को श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 34, मुक्तिबोध के प्रमुख काव्य संग्रह के नाम बताइए। इसका उत्तर है चांद का मुख टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। प्रश्न नंबर 35, मुक्तिबोध का प्रमुख कथा साहित्य। इनका उत्तर है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रमुख आलोचना संग्रह के नाम बताइए। इसके आलोचना संग्रह है कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब यह आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित है, समीक्षा की समस्याएं और एक साहित्यिक की डायरी। प्रश्न नंबर 37, सहर्ष स्वीकारा है कविता हमें क्या प्रेरणा देती है? इसका उत्तर है यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को समान भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख काव्य संग्रह कौन से हैं? इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ मेरी। प्रश्न नंबर 40, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है सन 1993 में अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की पहचान किसके स्वरूप में है? इसका उत्तर है विचार के स्तर पर कवि प्रगतिशील है और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में हुई है। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? इसका उत्तर है रघुपति सहाय फिराक। प्रश्न नंबर 42, फिराक गोरखपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रश्न नंबर 43, फिराक गोरखपुर की प्रमुख कृतियां। इसका उत्तर है गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल, गोई। प्रश्न नंबर 44, फिराक गोरखपुरी को कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले? इसका उत्तर है गुले नगमा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला,
इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 45, रुबाई किसे कहते हैं? इसका उत्तर है रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और जो तीसरी पंक्ति होती है वो बिल्कुल स्वच्छंद होती है। प्रश्न नंबर 46, भक्तिन पाठ के रचयिता का नाम बताइए। इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है भक्तिन किस प्रकार की विधा है? इसका उत्तर है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। प्रश्न नंबर 48, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर है लक्ष्मी। अगला प्रश्न है लेखिका ने भक्तिन का नाम क्या सोचकर भक्तिन रखा? इसका उत्तर है उसकी गले की कंठी माला को देखकर और उसकी वेशभूषा को देखकर। अगला प्रश्न है भक्तिन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है जूसी गांव के अहिर के घर पर भक्तिन का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 51, भक्तिन का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? इसका उत्तर है भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की उम्र में हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से हुआ था। प्रश्न नंबर 52, भक्तिन के कितनी लड़कियां थी? इसका उत्तर है 3। प्रश्न नंबर 53, भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है स्वाभिमानी स्त्री थी, मान सम्मान का ध्यान रखने वाली, मेहनती, स्वावलंबी, कर्तव्यपरायण, धार्मिक आस्था से युक्त, सेवक धर्म का पालन करने वाली और कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ प्रतिज्ञ। प्रश्न नंबर 54, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? इसका उत्तर है इन्हें यामा संग्रह पर सन 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रमुख संस्मरण और रेखा चित्रों के नाम बताइए। इसका उत्तर है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह। इसका उत्तर है दीपशिखा और यामा। प्रश्न नंबर 57, भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा के किस संग्रह से लिया गया है या किस संग्रह में संकलित है? इसका उत्तर है स्मृति की रेखाएं। प्रश्न नंबर 58, प्रेमचंद्र ने जैनेन्द्र कुमार की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है प्रेमचंद्र ने जैनेन्द्र कुमार की तुलना मैक्सिम गोर्की से की है और इन्हें भारत का गोर्की कहा है। प्रश्न नंबर 59, हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है जैनेन्द्र कुमार द्वारा। प्रश्न नंबर 60, जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। इनके प्रमुख उपन्यास हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 61, जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। अगला प्रश्न है किस उपन्यास ने जैनेन्द्र कुमार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई? इसका उत्तर है 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने। प्रश्न नंबर 62, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है ऊपरी चमक दमक और कोरा दिखावा कर व्यापारी बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं और ग्राहक भी जब क्रय शक्ति के गर्व में अपने पैसे से गैर जरूरी चीजों को खरीदकर विनाशक और शैतानी शक्ति को बढ़ावा देते हैं, यह बाजारूपन कहलाता है। प्रश्न नंबर 63, धर्मवीर भारती के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। प्रश्न नंबर 64, धर्मवीर भारती के प्रमुख कविता संग्रहों के नाम। इसका उत्तर है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा। प्रश्न नंबर 65, धर्मवीर भारती के प्रमुख कहानी संग्रह के नाम लिखिए। इनका प्रमुख कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान। प्रश्न नंबर 66, काले मेघा पानी दे किस प्रकार की विधा है? तो यह एक प्रकार का संस्मरण है। प्रश्न नंबर 67, काले मेघा पानी दे पाठ में इंद्रदेव को प्रसन्न करने वाली जो 2 सेनाएं थी उनका क्या नाम था? इसका उत्तर है मेंढक मंडली व इंद्र सेना। प्रश्न नंबर 68, जो लोग उनकी नग्न स्वरूप
उछल कूद, शोर शराबे और गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वह लोग उन्हें क्या कहकर संबोधित करते थे? इसका उत्तर है मेंढक मंडली। प्रश्न नंबर 69, लेखक मेंढक मंडली से क्यों चिढ़ता था? इसका उत्तर है अपने आर्य समाजी संस्कारों के कारण। वह लेखक स्वयं कुमार सुधार सभा का उप मंत्री होने के कारण अंधविश्वासों का विरोध करता था, इसलिए वह मेंढक मंडली से चिढ़ता था। प्रश्न नंबर 70, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। इनके प्रमुख उपन्यास हैं मेला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस और कितने चौराहे। प्रश्न नंबर 71, फणीश्वर नाथ रेणु का चर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल कब प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर है 1954 में। प्रश्न नंबर 72, गांव में कौन सा रोग फैला था? इसका उत्तर है मलेरिया और हैजा। प्रश्न नंबर 73, मृत गांव में किसकी आवाज संजीवनी शक्ति बढ़ती थी? इसका उत्तर है पहलवान की ढोलक की। प्रश्न नंबर 74, लुट्ठन के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई? इसका उत्तर है लोगों से बदला लेने के लिए। प्रश्न नंबर 75, शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? इसका उत्तर है चांद सिंह। और चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है बादल सिंह। प्रश्न नंबर 76, रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 15 फरवरी 1917 को अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 77, रजिया जी के प्रमुख उर्दू कहानी संग्रह का नाम बताइए। इसका उत्तर है जर्द गुलाब। प्रश्न नंबर 78, नमक कहानी के प्रतिपाद, उद्देश्य या मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे नमक कहानी का उद्देश्य भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का चित्रण करते हुए यह बताना है कि मजहबी आधार पर लोग विस्थापित हो चुके हैं, परंतु इस तरह का विभाजन उनके अंतर मन को कचोटता है। अतः राजनीतिक सरहदें भावात्मक स्तर पर अर्थहीन है। मानवीय प्रेम भाव एवं भाईचारे का संबंध बना रहे, यही अपेक्षित है। प्रश्न नंबर 79, नमक कहानी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा के नाम से किसे संबोधित किया गया? तो इसका उत्तर है ठंडे रसीले किन्नू को। प्रश्न नंबर 80, शिरीष के फूल किस प्रकार की विधा है? इसका उत्तर है यह एक प्रकार का ललित निबंध है। शिरीष के फूल लेखक के किस संग्रह से लिया गया है? कल्पलता। प्रश्न नंबर 82, हाय वह अवधूत कहाँ है? यह अवधूत किसके लिए कहा गया है? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 83, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? इसका उत्तर है दयालुता एवं सामाजिकता की छवि। प्रश्न नंबर 84, पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार एवं वसंत पाटिल के दोस्ती के कारण लेखक का मन पाठशाला में लग गया। प्रश्न नंबर 85, कौन सी बात यशोधर बाबू को कभी कभी तंजिया या व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं? इसका उत्तर है जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। प्रश्न नंबर 86, जूझ किस प्रकार की विधा है? इसका उत्तर है आत्मकथात्मक उपन्यास। प्रश्न नंबर 87, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है मास्टर जी ने जब पाठशाला के एक समारोह में लेखक से सभी लड़कों के सामने जब एक कविता गवाई तो उसकी नए पंख निकल आए थे। प्रश्न नंबर 88, यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशनदास से सीखी थी? इसका उत्तर है यशोधर बाबू खुश होते हुए जेबते और जेबते हुए खुश हुए, यह अदा इन्होंने किशनदास से सीखी थी। प्रश्न नंबर 89, यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कहाँ नौकरी करता था? इसका उत्तर है विज्ञापन संस्था में। प्रश्न नंबर 90, वसंत पाटिल कौन था? इसका उत्तर है वसंत पाटिल लेखक की कक्षा का एक दुबला पतला और शांत स्वभाव का पढ़ने में होशियार लड़का था। प्रश्न नंबर 91, कागज और पेंसिल न होने पर लेखक किस पर और किससे कविता लिखता था? इसका उत्तर है कागज और पेंसिल के अभाव में लेखक लकड़ी या पत्थर के टुकड़े से
भैंस की पीठ पर रेखाएं खींचकर लिखता था। प्रश्न नंबर 92, सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? इसका उत्तर है पुरानी पीढ़ी एवं आज की युवा पीढ़ी के विचारों में आए अंतर के द्वंद्व पर। प्रश्न नंबर 93, लेखक ने माँ को किसके पास चलने के लिए कहा? इसका उत्तर है दत्ता जी सरकार के पास। प्रश्न नंबर 94, रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत दिल्ली में किसकी शरण में आए थे? इसका उत्तर है किशनदा की शरण में। प्रश्न नंबर 95, दत्ताजी राव ने दादा को मुख्य रूप से किस बात पर डांटा? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है लेखक की पढ़ाई छुड़वाने के संबंध में डांटा था। प्रश्न नंबर 96, जूझ पाठ में लेखक के गणित के शिक्षक लेखक को किस नाम से पुकारने लगे? इसका उत्तर है आनंदा। लेखक का वास्तविक नाम भी आनंदा ही था। प्रश्न नंबर 97, यशोधर पंत अपने विभाग में किस पर कार्य करते थे? इसका उत्तर है सेक्शन ऑफिसर। प्रश्न नंबर 98, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? इसका उत्तर है यशोधर बाबू के मन में किशनदा की सुबह सैर पर निकलने वाली छवि मन में बसी हुई थी, जिसमें वह कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन व सिर पर विलायती टोपी पहने और हाथ में छड़ी लिए रहते थे। प्रश्न नंबर 99, यशोधर जी स्वयं को समाज के लिए सम्मानित बुजुर्ग माने जाने के लिए क्या कार्य करते थे? तो यशोधर बाबू जनेऊ पूजा के दिन सब कुमाऊनियों को अपने घर पर बुलाना, रामलीला में सहयोग करना, घर पर होली मनाना आदि कार्य किया करते थे। आखिरी प्रश्न है, लेखक का दादा कोल्हू जल्दी क्यों चलवाया करता था? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है कि उनके द्वारा बनाया गया गुड़ सबसे पहले बाजार में आए और उस गुड़ से अच्छे पैसे मिल जाए, इसलिए लेखक के जो दादा थे वो सबसे पहले कोल्हू चलवाया करता थे। बच्चों, यह है आपकी हिंदी निवारे के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आप इनको पढ़ें और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त करें।